हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदर्श यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 20 तारीख सेंटअप एग्ज़ाम जो 10 क्लास वाला हुआ है उसी का विज्ञान विषय है जो अनिवार्य है। जो टेस्ट हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछा गया था उन्हीं के उत्तर से हम लोग चेक करेंगे सही बना है कि गलत बना है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो उसकी छाया वृत्ताकार बनती है। अगर प्रकाश के सामने कोई वस्तु रखा जाएगा, जिस वस्तु को रखा जाएगा, जिस आकार के रखा जाएगा, तो वो जो प्रतिबिंब बनाएगा उसी के समरूप में बनाएगा, उसी के समरूप में उसका छाया भी बनाता है, तो ये वृत्ताकार बनाएगा। अगली क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण में हम लोग हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो हमेशा सूक्ष्मदर्शी में जो उपयोग किया जाता है वो उसमें लेंस का उपयोग किया जाता है। तो कौन सी लेंस का उपयोग किया जाता है? तो वही बात पूछ रहा है, तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, क्योंकि उत्तल लेंस ही क्या करता है, किसी भी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो फोकस दूरी पूछ रहा है, तो हम लोग फोकस दूरी जो क्षमता जो होता है डायोप्टर, तो हम लोग D बराबर पढ़े हैं 1/f पढ़े हैं। तो D का मान 1 है, तो 1 बराबर हो जाएगा 1/f। अगर आपसे f पूछा है तो f बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये 1 किस में आया? ये 1 आया मीटर में आया है। इस मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100। अच्छा, लेंस कौन सा है जी? उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, धनात्मक चिन्ह वाला लेना है, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। 4 क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर किलोमीटर की बात कहा जाए तो किलोमीटर बदलने के लिए 1000 से भाग दिया जाएगा, तो 10 के पावर ये जो 8 है, ये 10 के पावर 3 से अगर भाग दिया जाएगा तो ये कट के हो जाएगा 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगर किलोमीटर में रहता तो 10 का पावर 5 होना चाहिए था, अगर मीटर में है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ये चीज हम लोग देख लिया। अब उसके बाद अगली क्वेश्चन है, 1 एंगस्ट्रम का मान कितना होता है? तो 1 एंगस्ट्रम का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन है 10⁻⁻8 मीटर, 10⁻⁻10 मीटर, 10⁻⁻11 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर सही क्या होगा जी? 10⁻⁻10 मीटर। अगले क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक लेंस होता है, ये उत्तल लेंस होता है। जो कैमरा होता है उस कैमरा में जो लेंस लगा रहता है वो उत्तल लेंस रहता है। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है? तो निम्नलिखित में सबसे कम अपवर्तनांक जो होता है वो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इस ऑप्शन के हिसाब से होगा पानी का। ठीक है, अगर पानी से भी कम होता है तो वो होता है वायु का। ठीक है, अच्छा सबका अपवर्तनांक भी लिख देते हैं। पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33, तारपीन का अपवर्तनांक होता है 1.47, केरोसिन का अपवर्तनांक जो होता है वो होता है 1.44। ठीक है, तो ये हो जाएगा पानी। अब इसके बाद कहता है यदि प्रकाश की चाल निर्वात में C हो तो कांच N, ये कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.5। ठीक है, तो कहता है कांच में प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा? तो आप ये बात बताइए कि N बराबर क्या होता है? शून्य में प्रकाश की चाल अब बट्टा किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, तो ये ग्लास है तो Cg। ठीक है, हमको Cg निकालना है। ग्लास में अपवर्तनांक क्या होता है? तो Cg बराबर क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा क्या हो जाएगा जी? ये इधर चले जाएगा तो n इधर चले जाएगा, तो C0/n ये हो गया। इसमें आपको कौन सा हो जाएगा? अच्छा, n का मान आपको दे रखा है तो 1.5, तो C0/1.5 ये ऊपर चला जाएगा, ये 10। अगर आप इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 2C/3 ये हो जाएगा C नंबर ऑप्शन। ठीक है, अब अगली प्रश्न आपके सामने है, यदि जल एवं कांच
क्वेश्चन है, यदि जल एवं कांच के निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः आपको दे रखा है 4/3, 3/2, तो कहता कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। तो कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक हमसे पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा जी? तो जल के सापेक्ष, ये जिसके सापेक्ष में कहा जाता है तो उसको ऊपर में लिखा जाता है, जिसका कहा जाता है ये 4/3, तो ये हो जाएगा 3/2 गुने ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/4, 3 × 9/4 दूनी 8, 9/8 उत्तर हो जाएगा। अगली प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो हमारा जो नेत्र का जो कलर होता है वो पुतली पर निर्भर करता है, ठीक है। किसी का रंग भूरा रंग का होता है, किसी का रंग ब्लैक होता है, किसी का आंख जो होता है वो नीले कलर का जो होता है, ये पुतली पर निर्भर करता है। हालांकि कॉर्निया का रंग भी भूरा होता है, लेकिन हमारे नेत्र का कहता है रंगीन भाग जो हमारा आंख जो दिखता है, ठीक है, तो वो कह रहा है कि आंख का कलर कौन डिसाइड करता है? तो आंख का कलर डिसाइड कौन करता है जी? पुतली करता है। हो गया। अब कहता है रेटिना प्रकाश को परावर्तित करता है, तो किसमें परावर्तित करता है? विद्युत सिग्नल के रूप में परावर्तित करता है, और वही सिग्नल हमारे मस्तिष्क तक पहुंचता है और हमारे मस्तिष्क में किसी वस्तु को देखने की संवेदना उत्पन्न होता है। अब कहता है पेशियों के शिथिल होने से अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी लगभग हो जाती है, ये 2.5 सेंटीमीटर हो जाती है। अगली क्वेश्चन है कहता है विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है ये एम्पियर होता है। ये ओम किसका ऐसा मात्रक होता है जी? तो ये ओम प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। जूल किसका ऐसा मात्रक होता है जी? जूल कार्ज का ऐसा मात्रक होता है। वोल्ट किसका ऐसा मात्रक होता है? ये विभव का होता है, ठीक है। अब कहता है आर ओम प्रतिरोध को आर ओम वाले प्रतिरोध वाले कहता है एन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो एन प्रतिरोध है, जैसे कि सपोज दैट मान लेते हैं अगर एन प्रतिरोध है तो ये हो जाएगा 1/r + 1/r + 1/r, ये ऐसे करके चलते चलेगा तो एन बार तक है। अगर सबका लॉसो निकालेंगे तो लॉसो तो सबका आरे होगा, ये एक क्या बार आया है? तो ये एन बार आया है, तो सबको जोड़ेंगे तो एन आएगा क्या? तो ये हो जाएगा n/r। ये समतुल्य प्रतिरोध जो है ये 1/rp बराबर हो जाएगा n/r। तो हमको निकालना है rp, तो rp इसका अगर व्युत्क्रम कर लेते हैं तो rp क्या हो जाएगा जी? तो r/n हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक अश्व शक्ति बराबर होता है, ये तो 746 वाट के बराबर होता है। उसके बाद दिक् सूचक की सुई होती है, जो दिशा सूचक जो कंपास होता है, जो यंत्र होता है उसमें जो सुई लगी रहती है वो छड़ चुंबक पतला करके लगा हुआ रहता है। अगली क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगली क्वेश्चन है, आप लोग अगर बनाए होंगे तो आप लोग कितना सही बनाए होंगे, तो ये चीज़ एक बार कमेंट कर दीजिएगा कितना सही बनाया है आप लोग, एग्जाम दिए होंगे तो। अगले क्वेश्चन है घरेलू विद्युत परिपथ में धनात्मक तार का रंग क्या होता है? तो जो हम लोग घरों में जो तार लगा हुआ रहता है वो तार 2 रंग के होता है, एक होता है लाल तार जिसको जीवित तार कहते हैं, एक काला तार होता है, ठीक है, उदासीन तार उसको कहा जाता है। तो ये जो मेन तार जो होता है वो लाल रंग का होता है। अब कहता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ये एक सतत बंद वक्र होता है। अगर जैसे कि सपोज दैट आपको हम ये कह लेते हैं कि ये चुंबक है, ठीक है, ये चुंबक है, इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो इसकी चुंबकीय क्षेत्र जो दिशा होती है ये इस प्रकार से चलती है और ये इधर से ये ऐसे चलती है, तो ये बंद वक्र बनाया। अच्छा, चुंबक के अंदर में ये रेखा जो है साउथ से नॉर्थ की ओर चलती है और चुंबक के बाहर जो है ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है एसी मोटर की कुंडली के दोनों सिरों पर होते हैं, तो ये पूर्ण वलय होते हैं। डीसी पर होता है खंडित वलय और एसी पर होता है पूर्ण वलय। जैसे आपको हम एक फोटो भी बना देते हैं, ये जो है ये फोटो बना देते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये हो गया आर्मेचर, ये एसी हो गया और यहाँ पर जो है एक ऐसे रहता है, एक हम इसको ऐसे बढ़ा लेते हैं तो ये ऐसे करके ये जो है
गया हुआ रहता है। ठीक है, यहाँ पर एक बैटरी से जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद कहता है चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो यह भी बताएं जी, चुंबक के भीतर साउथ से नॉर्थ की ओर है। ठीक है, मतलब दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। तो यहाँ है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, पहला ऑप्शन ए नंबर। ठीक है, ये है ए ऑप्शन आ गया 21 नंबर का। अब अगली प्रश्न है, कहता चुंबक क्षेत्र रेखाएं, अभी बताएं चुंबक क्षेत्र रेखाएं देखिए एक बंद संतत वक्र बनाती हैं। ये चार्ज हो गया, सतत वक्र बनाती है। दूसरी बात इसकी ये विशेषता भी है कि इस पर कितनी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाए, सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है कभी एक दूसरे को नहीं काटती है, कभी नहीं काटती है। ठीक है, तो इसमें एक दिया है ऑप्शन आपको कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो ये ऑप्शन सही होगा, 22 नंबर का ये उत्तर हो जाएगा। अब कहता है सीएनजी का पूरा रूप क्या होता है? तो सीएनजी का पूरा रूप होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब लाल रंग से अधिक तरंगदैर्घ्य वाली किरणों को क्या कहते हैं? तो लाल रंग से जिसका अधिक तरंगदैर्घ्य होता है उसको कहा जाता है अवरक्त किरणें कहा जाता है। ठीक है, जो दृश्य प्रकाश रहता है उसके तरंगदैर्घ्य से अधिक तरंगदैर्घ्य इसका होता है, और परावैंगनिक किरण जो रहता है वो दृश्य प्रकाश से उनकी कम रहती है तरंगदैर्घ्य परावैंगनिक की। उसके बाद कहता है निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के व्युत्पन्न नहीं है? तो ये नाभिकीय ऊर्जा होगा। पवन ऊर्जा ये जो सौर ऊर्जा जो होता है वायुमंडलीय जो तपन रहता है उसी कारण पवन का जो वेग है वो निर्भर करता है। ये जैव मात्रा जैसे कि पेड़ पौधे की बात करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करता है, जो एक ऊर्जा को अवशोषित करता है, तो वही ऊर्जा हम लोगों को देता है। तो इसमें मुख्य रूप से हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा, लेकिन भूतापीय से भी ज़्यादा आपके लिए कहने का मतलब जो परफेक्ट उत्तर है ये नाभिकीय ऊर्जा होगा। 25 नंबर तक हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद अगली प्रश्न है, कहता है ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज़्यादा उत्सर्जन होता है। तो ये जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, तो जीवाश्म ईंधन के दहन से ग्रीन हाउस गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसें सबसे अधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। अगली क्वेश्चन है सोलर सेल बना होता है, तो सोलर सेल सिलिकॉन का बना होता है। अगली क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन धोबिया सोडा का अनुसूत्र है? तो धोबिया ये धोने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O, ये होता है। तो आप लोग से क्वेश्चन है, आप ये बात बताइए कि ये कौन सी लवण है, क्षारीय लवण है कि अम्लीय लवण है? ये आप क्वेश्चन कीजिए, क्या कहते हैं कमेंट में आप बताइए कि ये कौन सी लवण है, अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है, धोने वाला सोडा। चूंकि एक क्वेश्चन इधर में आपको दिया गया है इसलिए आपसे ये बात पूछ लिए कि बताइए कौन सी लवण है। अब अगला है क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? तो संयोजन अभिक्रिया किसको कहा जाता है? जब दो या दो से परमाणु आपस में जुटता है और जुट करके, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसी को कहा जाता है संयोजन। तो यहाँ देखिए Cu और O2, ठीक है, ये दोनों आपस में क्रिया करके बनाया CuO, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब इसमें देखिए ये क्या हो रहा है, आपस में टूट रहा है। ये देखिए आपस में, ये देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, यहाँ ये देखिए CaCO3 ये भी क्या कर रहा है, आपस में टूट रहा है, ये तो अपघटन अभिक्रिया हो जाएगा। अब अगली क्वेश्चन है 30 नंबर का जो क्वेश्चन है, हम लोग ये चीज देखते हैं 30 नंबर में क्या है। कहता निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण बताइए किसको कहते हैं? ऑक्सीकरण में क्या होता है जी, ऑक्सीजन का संयोग होता है क्या? तो यहाँ श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लिया जाता है, दहन प्रक्रिया के फलस्वरूप भी ऑक्सीजन ग्रहण होता है तभी दहन होता है, भोजन के पाचन में भी ऑक्सीजन का ही विशेष योगदान रहता है, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चूंकि अवक्षेपण में क्या होता है जी, ऑक्सीजन का त्याग होता है। अब अगला क्वेश्चन है साग सब्जियों के विघटित होकर के कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? अगर साग सब्जी कहने का मतलब विघटित होता है, तो विघटित होकर के वो जो कंपोस्ट बनाता है, तो कंपोस्ट बनने के बाद उससे उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, तो उष्मा ऊर्जा उत्पन्न होता है, इसी कारण से इसको कहा जाएगा उष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाएगा। अगले क्वेश्चन है वसा युक्त खाद्य सामग्री को विकृत गंदी होने से बचाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं जी? उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, प्रति उपचायक कहते हैं। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है जी? CaOCl2। आप बताइए कि विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, कमेंट में आप लोग बताइए।
इसका कहाँ इस्तेमाल किया जाता है व्यंजक चूर्ण का? अगली क्वेश्चन है कि हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? तो हमारे पेट में जी H2SO4 बनता है। अगली प्रश्न आपके सामने है, अगर आप हमारे चैनल में अगर जुड़े हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। न्यू चैनल है, आप लोग का एक सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हमारा कुछ हो सकता है। तो सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों को भी भेजिए। 10 क्लास का अगर मैथ से या किसी भी प्रकार के अगर कोई सब्जेक्ट हो, अगर उसमें अगर आपको दिक्कत होता है, ठीक है, तो आप कमेंट कीजिए और हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना दिया करेंगे। और गणित के लाइव क्लास चालू किया जा रहा है, 6 से लेकर के 10 तक के जितने भी हैं सभी लाइव क्लास में जुड़िए, आप सभी का स्वागत है। अगली प्रश्न है NaHSO4, ठीक है, क्वेश्चन है कि NaHSO4 कौन सी लवण है? तो ये अम्लीय लवण है। अगली क्वेश्चन है धातुएं आवर्त सारणी में किस ओर पाई जाती है? तो धातु हम लोग पढ़े हैं, आवर्त सारणी जो पढ़े हैं, उस आवर्त सारणी में हम लोग देखें कि बाएं ओर सारे के सारे धातु होते हैं और दाईं ओर चले आते हैं तो सारे के सारे अधातु होते हैं। तो दाईं ओर केंद्र बीच में जो है सारे के सारे वो धातुएं हैं। अगली क्वेश्चन है स्कूल की घंटी धातु की बनी होती है क्योंकि यह सोनोरस होती है। सोनोरस मतलब ये होता है कि अगर धातु को अगर हम पीटते हैं तो पीटने पर वो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। अगली क्वेश्चन है लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? तो लोहे की परमाणु संख्या 26 है। टाइटेनियम, अगली क्वेश्चन है 39 नंबर, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज तथा जिर्कोनियम धातुओं को क्या कहा जाता है? ये सब सामरिक तत्व कहलाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग जो है राष्ट्र के आर्थिक स्थिति, ठीक है, क्या कहते हैं, वायुयान, इन सारे चीज़ों के निर्माण में किया जाता है। ये सब सामरिक तत्व कहलाते हैं। अगली प्रश्न है शुद्ध सोना है, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक है। अब उसकी मजबूती के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें चांदी मिला देते हैं, तांबा मिला देते हैं, तो उसका कैरेट जो है घट जाता है, तो वो 22 कैरेट 23 कैरेट इतना करके वो लोग पहनते हैं, लेकिन शुद्ध सोना जो होता है वो 24 कैरेट का होता है। अगली प्रश्न है एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। ये CnH2n-2 ये जो होता है ये अल्काइन का होता है। ये एल्काइन का होता है। ये CnH2n ये एल्केन का सूत्र होता है और CnH2n-1, ठीक है, ये किसी का सूत्र नहीं होता है। CnH2n+1 रहता है तो वो एल्किल समूह के होते हैं, ये किसी का सूत्र नहीं है। अगली प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गैस धातुओं को जोड़ने में प्रयुक्त किया जाता है? वो एथाइन का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ जब इसको जलाया जाता है तो जलने के बाद ये बहुत ही पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा ऊर्जा देता है, तो जिस कारण से धातुओं को जोड़ने में, कटिंग करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उच्च वसा अम्ल के सोडियम के लवण को क्या कहा जाता है? साबुन कहा जाता है। सिरका में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? तो सिरका में सिरका में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। 6 से 7% तक जो एसिटिक अम्ल वाले जो हम होते हैं उसी को सिरका कहा जाता है। अगली प्रश्न आप लोगों के सामने है C3O-C2H5। तो ये बताइए ओ वाला क्या होता है जी? ओ वाला क्या होता है जी? ईथर होता है। तो ईथर का जो आईपैक नाम लिखा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ईथर का आईपैक नाम होता है 6-टॉक्सी, ठीक है, 6-10, इसका बरेन, 6-टॉक्सी बरेन। मतलब इसका मतलब क्या? जो छोटा वाले जो समूह रहेगा उस छोटे वाले समूह ऑक्सी लगा देना है और बड़े वाले समूह जो है उनमें एल्केन करके बोलना है। तो यहाँ देखिए छोटा वाला समूह CH3 मेथेन होता है, इसमें लग गया मेथॉक्सी, और ये क्या है जी? एथेन, C2H5, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अगली प्रश्न है मेंडलीव के तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है? तो मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान का परमाणु द्रव्यमान को लेकर के उन्होंने अपना वर्गीकरण किया था। अगली है
परमाणु संख्या लेकर के कौन बनाया था जी? तो परमाणु संख्या लेकर के जो हम लोग आधुनिक आवर्त सारणी देखते हैं मोस्ले का, उन्होंने ये बनाया था आवर्त सारणी। कहता आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो भी सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग में सारे के सारे धातु हैं। तो धातु बुआ क्या होता है जी? अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? तो क्षारीय है, तो ये क्षार धातु हो गया। ठीक है, अगली प्रश्न है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। ओजोन का सूत्र होता है O3। ठीक है, 3 हो जाएगा। तो आवर्त सारणी के अगली प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या है जी? अक्रिय गैस है। तो आप आवर्त सारणी अगर देखे होंगे तो उस आवर्त सारणी में आपने ये देखा होगा कि जो सबसे अंतिम क्या कहता है जी, आवर्त का अंतिम सदस्य, सबसे अगर अंतिम वर्ग अगर देखते हैं आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का, किसी एक आवर्त को लेकर के चलते हैं तो सबसे अंतिम में अगर चले जाते हैं तो अंतिम में जाने पर 18वां वर्ग आता है। और 18वां वर्ग के सारे तत्व क्या होते हैं जी? अक्रिय गैस होते हैं। ये अक्रिय गैस हो जाएगा। अगली प्रश्न पर की ओर हम लोग चलते हैं। अगली प्रश्न है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या होता है जी? फ्लोरीन 9 नंबर में होता है, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से कौन वन संपदा का एक उदाहरण है? तो ये लकड़ी, वन संपदा, वनों में लकड़ी पाया जाता है। 51 का उत्तर हो जाएगा बी। अच्छा, आप लोग ये हो गया। उसके बाद कहता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये उत्तरदायी है। जितना हम लोग जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन के जलने से ये CO2 गैस की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पत्ति होता है, जिसके कारण से हमारे वायुमंडल का जो तापमान जो है वो बढ़ते रहता है। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या करता है जी? हमारे ऊपर सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा होती है उस ऊर्जा को आने दे देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो गर्मी होता है उस गर्मी को बाहर जाने नहीं देता है, जिस कारण से ये हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में ही रह जाता है और जिस कारण से हमारे पृथ्वी का जो तापमान जो है वो बढ़ा हुआ रहता है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है जी? वृक्षों को काटने से रोकना ही चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है। 53 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा सी। कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है जी? कोयला तथा पेट्रोलियम अगर मुख्य रूप से अगर कहा जाएगा तो ये है जीवाश्म ईंधन है। दूसरी बात, कोयला पेट्रोलियम को निर्माण भी तो नहीं किया जा सकता है जी, ये नवीकरणीय तो नहीं है, तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा। 54 नंबर तक आज हम लोग ये चीज देख लिए हैं। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी क्वेश्चन था वो हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगला प्रश्न है, कहता ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत जो है ये है पवन ऊर्जा। ठीक है, तो गैर पारंपरिक मतलब ये हो गया कि जिसका हम लोग इस्तेमाल जो है आधुनिक काल में करना शुरू किए हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इस सब का उपयोग जो है हम लोग आधुनिक काल में शुरू किया, जबकि कोयला की अगर बात किया जाए तो कोयला का उपयोग आदिकाल से ही उपयोग करते गया है। कोयला, पेट्रोलियम, इस सब का निर्माण तो बहुत ही समय पहले से ही हुआ है। अगली प्रश्न है ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है? तो जी ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है जी? C6H12O6। तो बताइए कितना होता है जी? 6 होता है। कहता पौधे नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो पौधे नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं, कुछ पौधे नाइट्राइट के रूप में भी प्राप्त करते हैं। तो ये भी दोनों नहीं कर सकते, लेकिन प्राथमिकता इसी को दिया जाएगा, नाइट्रेट को दिया जाएगा। जठर रस की अम्लता किसके कारण होता है जी? जठर रस की अम्लता, चूंकि हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण ही जठर रस की अम्लता होती है। कहता है मृत जीवी पोषण में भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो कोशिका के बाहर होता है। हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, अब वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। अगर आप हमारे चैनल में अगर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। इसी प्रकार से हम लोग प्रत्येक विषय का जो सेंटअप एग्जाम लिया गया है, इसके प्रत्येक
क्वेश्चन का वीडियो बनाया जाएगा, आप मिला सकते हैं कि कितना सही बना है। चूंकि इसी सेंटअप एग्जाम से आगे जो फाइनल एग्जाम होने वाला है वो चीज़ आपका निर्धारित किया जाएगा कि आप कितना नंबर ला सकते हैं, आप पास होइएगा या फेल होइएगा, ये चीज़ आपको इसी से पता चलेगा। तो इसलिए आप ईमानदारी से जब एग्जाम देने जाते हैं तो ईमानदारी से बनाइए और देखिए आप में कितना योग्यता है, आप जो फाइनल एग्जाम होने वाले हैं उसमें कितने नंबर्स ला सकते हैं। तो वीडियो वॉचिंग करने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप हमारे चैनल से इसी प्रकार से जुड़े रहें और अपने दोस्तों को भेजिए, लाइक करवाइए, शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।